मेरे भाई के मरने के बाद मेरी भाभी को मैंने अपने पास ही रख लिया क्योंकि मेरी भाभी की कोई औलाद नहीं थी और मेरा भाई भी इस दुनिया से जा चुका था। उनको इतना सदमा पहुंचा कि वो बैठे-बैठे बेहोश हो जाती थी। मेरा पति उनको डॉक्टर के पास ले जाता और फिर वापसी पर भाभी बहुत खुश होती और काफ़ी सारा सामान लेकर घर आती। एक दिन भाभी बेहोश हुई तो मैंने पति से कहा कि आज मैं भी उनके साथ जाऊंगी। ये सुनकर भाभी को होश आ गया और एक दिन भाभी को मेरा पति अस्पताल ले गया। जब मैंने पीछा किया तो उन्हें एक घर में लेके गए थे। जब मैंने देखा तो मेरा पति भाभी के साथ मैं शादी के बाद भी भाई के पास अपने पति के साथ एक ही घर में रहते थे क्योंकि पति के मम्मी-पापा नहीं थे और वो अकेले ही थे। भाई के मरने के बाद आज फिर से मेरी भाभी बेहोश हो गई थी। मेरा पति उन्हें गोद में उठाए गाड़ी में बैठाकर डॉक्टर के पास ले गया। सदमा ही कुछ ऐसा था, मेरे भाई की कुछ दिन पहले ही मौत हुई थी। मेरी भाभी को बार-बार दौरे पड़ने लगे थे। मेरे भाई-भाभी में बहुत प्यार था। मैंने आज तक कभी उन्हें लड़ते-झगड़ते नहीं देखा था। भाई के अचानक से एक्सीडेंट होने की वजह से मौत हुई थी। 6 दिन से मेरी भाभी ने एक निवाला नहीं खाया था। मैंने ज़बरदस्ती उन्हें कभी दूध पिलाती, कभी जूस, कभी कुछ खिलाने-पिलाने की कोशिश करती थी। मेरे पति उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते। मुझे तो बहुत परेशानी-सी होने लगी थी। एक तो मेरी भाभी किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, सारा काम मैं ही अकेले करती थी। फिर मेरे 2-2 बच्चे छोटे थे, उन्हीं से मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। उस पर अभी ये आफ़त मुझ पर टूट पड़ी कि भाभी आए दिन बेहोश हो जाती थी। एक बात जो मुझे बहुत परेशान करने लगी थी, वो ये थी कि मेरी भाभी मेरे पति से पर्दा नहीं करती थी। हालाँकि उनका मैका भी ठीक-ठाक पैसे वाला था, लेकिन वो अपने मायके भी नहीं गई थी। कहने लगी, मुझे अब हमेशा अपने इसी घर में रहना है। जबकि वो जवान थी, चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन कहने लगी कि वो मेरे भाई रोहित के घर में ही रहेंगी। तो मैंने यही सोचा कि वो सदमे में है, जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया वो ठीक हो जाएँगी। लेकिन अब तो 2 महीने गुज़र गए थे, अब मेरी भाभी की हरकतें मुझे कुछ अजीब लगने लगी थी। वो पूरा दिन कमरे में बंद रहती, खाना-नाश्ता मैं उन्हें कमरे में देकर आती, कोई मोहल्ले की औरत उनसे मिलने भी आती तो वो कमरे से नहीं निकलती और मिलने से इनकार कर देती और कहती, रोहित के बारे में बात करके दुःख होता है। अब ये भी नहीं कि वो हर वक्त रोती रहती, पूरा दिन नॉर्मल रहती थी, लेकिन जैसे ही मेरा पति घर में आते, वो कमरे से बाहर आ जाती और मेरे पति से लिपट कर रोने लग जाती। कहने लगती, तुम्हारे जीजा जी मुझे अकेले छोड़ गए, मैं अब किसके सहारे जीऊँगी? मुझे ना जाने क्यों अब भाभी की बातें बुरी लगने लगी थी। अगर उन्हें इतना ही गम था, तो मेरे गले लगकर रो लेती, अपना जी हल्का कर सकती थी। ये कौन-सा गम था, मेरे पति के साथ लगकर ही कम होता था। पूरा दिन तो वो भली-चंगी रहती थी। मेरा पति पूरा दिन का गया भूखा-प्यासा, थका-हारा लौटता, तो वो कमरे से निकलकर मेरे पति से लिपट जाती थी। साथ ही चक्कर खाकर बेहोश हो जाती। मेरा पति उन्हें गोद में उठाए डॉक्टर के पास ले जाता। जब वो वापस घर आती, तो बिल्कुल ठीक-ठाक अपने कमरे में चली जाती थी। ऐसी कौन-सी बीमारी थी जो मेरे पति के आते ही हो जाती थी और जब भाभी डॉक्टर के पास से आती तो ठीक हो जाती थी। मेरा पति भी बिना नाक मुँह सिकोड़े मेरी भाभी के काम के लिए तैयार हो जाते थे और अगर मैं किसी काम को कहने लगती तो मना कर देते थे कि अभी थका हूँ, नहीं कर सकता। तुम्हें एहसास होना चाहिए, ज़िम्मेदारियाँ अब मुझ पर आ गई हैं। मैं चुप हो जाती क्योंकि वो मुझे साफ-साफ जवाब दे देते और भाभी को कुछ ना कहते। मेरी भाभी जवान थी, मेरे पति की हम-उम्र थी। मेरे भाई मेरे पति से 4 साल बड़े थे। उनकी शादी के फ़ौरन बाद मेरी सास भी चल बसी थी और ससुर पहले ही जा चुके थे। घर में बस हम ही रहते थे। इन्हें भी पसंद करने मेरी भाभी आई थी। देखने में मेरी भाभी बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन एक आम शक्ल-सूरत की मालकिन थी। मेरे पति भी काफ़ी हैंडसम थे वैसे, मेरे भाई मामूली शक्ल-सूरत के थे, लेकिन व्यवहार में बहुत अच्छे थे। 4 साल मेरे ससुराल में बहुत अच्छे गुज़रे। मेरी सासू माँ के जाने के बाद हम पति-पत्नी अकेले हो गए थे, इसलिए भाई ने हमें अपने पास रहने के लिए बुला लिया था, क्योंकि मेरे भाई-भाभी भी अकेले ही रहते थे और हमारे मम्मी-पापा भी नहीं थे।
मेरे भाई मेरे साथ बिल्कुल छोटी बेटी की तरह से पेश आते थे। मेरी भाभी से भी आप कहकर बात करते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी भाभी ने कोई फरमाइश मेरे भाई से की हो और वो पूरी ना की हो। मेरे पति मुझसे शुरू से ही खिंचे-खिंचे रहते थे। शादी के रात मुझे देखकर ना जाने क्यों मेरे पति का मूड ऑफ हो गया था। मुझे सीधे मुँह बात भी नहीं की। बस हर वक्त मुझ पर गुस्सा करते रहते थे। 3 साल के बाद मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। मेरी भाभी बेऔलाद थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि उन उसने कभी भी मेरे बच्चों को पकड़कर प्यार नहीं किया था, वरना एक घर में रहते हुए वह औलाद की कमी मेरे बच्चों से प्यार करके पूरा कर सकती थी, लेकिन वह हर वक्त बस खुद पर ही ध्यान देती थी। मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी और वह घर के कामों की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल चुकी थी और खुद कभी जिम जाकर कभी अपनी फिटनेस का ख्याल रखती थी, तो कभी पार्लर जाकर बस अपने हुस्न को चमकाती रहती। मेरे पति मुझसे उखड़े उखड़े रहते। मुझे रात को ही तैयार होने की फुर्सत मिलती थी। पूरा दिन मेरी भाभी मुझे किचन के कामों में उलझाए रखती थी। जब मैं रात को तैयार होती तो राजीव कहते, अब तुम्हारे तैयार होने का क्या फ़ायदा? जब मैं आता हूँ तब तो तुम पसीने से भीगी हुई होती हो। देखकर ही मेरा मूड खराब हो जाता है। एक तो पहले ही आम शक्ल सूरत की हो, उस पर जब आओ तो तुम बेहाल नज़र आती हो। मेरे आने से पहले अपने सब काम खत्म कर लिया करो। अपनी भाभी को देखो, भाई के आने से पहले कैसे खुशबू भरी होती है। उन्हें देखकर ही दिल बाग-बाग हो जाता है। मुझे राजीव की बातें कुछ समझ नहीं आती थी। मुझे राजीव की बातों से तकलीफ़ तो बहुत होती थी, लेकिन मेरा मसला ये था कि मैं चुप दबी सी लड़की थी। मुझे ज़्यादा चालाकियाँ नहीं आती थी। मुझे शादी की पहली रात राजीव ने यही कहा था कि मैं उनकी कोई बात ना टालूं, कभी उनके साथ बहस ना करूं। मैंने कभी उनके साथ किसी भी मामले में बहस नहीं की। मेरी रंगत साफ सुथरी थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों में लगकर मुझ पर इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि मैं अपने पति के घर आने से पहले तैयार होकर बैठ जाया करती, बल्कि अक्सर ये होता कि जब भी मेरे पति के आने का वक्त होता, मैं किचन का काम निपटाकर कमरे में जाती तो मेरी भाभी तैयार होकर अपने कमरे से निकलती और मुझसे कहती कि तुमने सलाद नहीं बनाया, बना लो। कैसी बीबी हो तुम? अपने पति की पसंद नापसंद का तुम्हें पता नहीं है? मुझे देखो, रोहित के साथ साथ राजीव की पसंद नापसंद का भी मुझे अच्छी तरह पता है। मैं सलाद बनाने लगती। जैसे ही राजीव घर लौटते, मेरी भाभी फौरन से घर का दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराकर राजीव को नमस्ते करती। राजीव भी मुस्कुराकर जवाब देते। ये कभी कहते कि भाभी, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थोड़ा बहुत मेकअप करने की तमीज़ रोशनी को भी सिखा देते। जब भी मैं घर आता तो किचन में ही नज़र आती है। थोड़ा-सा भी इससे करीब होकर बात करो तो अदरक, लहसुन और पसीने की बू मेरा जी मितलाने लगता है। राजीव की बात सुनकर मेरी भाभी खिलखिलाकर हँसने लगती। कहती, भाई साहब, तुम्हारी बीवी में सुस्ती बहुत है। पूरा दिन घर के काम में ही लगी रहती है। पूरा दिन घर के काम ही खत्म नहीं होते हैं। मैं तुम्हारे भाई के आने से पहले सब काम निपटा कर देखो कैसे फ्रेश हो जाती हूँ। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि ये रंग रूप का वो सिर्फ राजीव को ही दिखाती थी। जब मेरे भाई अपने काम से थके आते तो जब भी वो आंगन में राजीव के साथ बातों में बिजी रहती, बाहर की डोर बेल बजती तो मुझसे कहती, रोशनी, दरवाज़ा खोलो, तुम्हारे भाई आए होंगे। मैं किचन से निकलती, दरवाज़ा खोलती, अपने भाई को नमस्ते करके अपने कमरे में चली जाती। जब नहा धोकर जल्दी जल्दी नीचे आती तो भाभी टेबल पर खाना लगा चुकी होती। बल्कि कई बार तो ये होता, राजीव और भाभी खाना खा चुके होते। मेरे भाई भी थके हुए आते। जब वो फ्रेश होकर बाहर आते तो उनका खाना ढका हुआ रखा होता था। भाभी राजीव के साथ टीवी देख रही होती थी, लेकिन मेरा भाई इन बातों को महसूस नहीं करते थे। वो चुपचाप खाना खा लेते थे। जैसे ही खाना खाकर खाली होते, भाभी मुझसे कहती, अब किचन तुम संभालो, मैं थक गई हूँ। मैं टेबल से बर्तन उठाने लगती और ये भी सोचती कि पहले भी तो मैं ही किचन संभालती थी। वो करती ही क्या है, बस अपने हुस्न को चमकाती रहती है। शादी के चंद माह बाद ही मैं गर्भवती हो गई थी। राजीव का रवैया मुझसे कुछ बेहतर हो गया था। जब मेरा पहला बेटा हुआ तो राजीव के साथ साथ मेरे भाई भी बहुत खुश हुए थे। उन्हें बच्चों की बहुत ख्वाहिश थी। वो जब भी घर लौटते मेरे बेटे को गोद में उठा लेते, इससे बहुत प्यार करने लगते। वहीं उसके उलट मेरी भाभी ने कभी भी मेरे बेटे को पकड़ा नहीं था। वो मुंह से भी कहती थी कि तुम्हारे भाई को औलाद का बहुत था। और मेरी भाभी
कभी भी बेटे को उठाकर प्यार नहीं करती थी। मेरे भाई को बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था, लेकिन मैंने कभी भाभी की आंखों में औलाद की तड़प नहीं देखी थी। अभी मेरा बड़ा बेटा चंद माह का ही हुआ था कि मैं फिर से गर्भवती हो गई थी। मुझे लगा था कि मेरी खराब तबीयत को देखते हुए मेरी भाभी मेरा एहसास करेगी और थोड़ा मेरे कामों में हाथ बटा देंगी, लेकिन मेरी जिम्मेदारी इतनी ही रही। छोटे बच्चे के साथ इस हालत में भी मैं किचन सब काम संभालती थी। अगर कभी राजीव से शिकायत कर भी देती थी कि भाभी मेरी बिल्कुल मदद नहीं करवाती, तो वो मुझ पर चिल्लाने लगते, कहते तुम अब जाहिल औरतों की तरह लगाई बुझाई शुरू कर दो ताकि हमारे घर में फसाद पड़ जाए। भाभी भी तो है, मजाल है कि उन्होंने कभी तुम्हारी बुराई की हो मुझसे, क्योंकि वो घर बनाना जानती हैं, रिश्ते निभाना जानती हैं, तुम्हारी तरह नहीं है। खबरदार दोबारा भाभी के खिलाफ कुछ भी कहा। जरा सा काम क्या पड़ गया, तुम तो मेरे सिर पर चढ़ गई हो। राजीव मेरी बात सुनते ही नहीं थे। मुझे समझ नहीं आती थी कि भाभी दिन भर करती क्या है। किचन की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर डाल रखी थी। झाड़ू और पोछे वाली मेड आती थी, कपड़े धुलाई भाभी कर लेती थी, वो भी मशीन से। कपड़ों पर भी प्रेस मैं ही करती थी जब प्रेस वाले भैया नहीं आते थे। बाकी करने को बचता ही क्या था। दूसरा बेटा होने पर मैं बिल्कुल घनचक्कर सी बन गई थी। अक्सर ऐसा होता कि मैं बच्चों और घर की जिम्मेदारियों में राजीव को बिल्कुल वक्त नहीं देती थी। बाकी मैं दिन भर की थकी होती थी, लेटते ही गहरी नींद में सो जाया करती थी। खुद के लिए भी कुछ वक्त नहीं मिलता था। और अजीब बात ये थी कि राजीव ने मुझसे शिकायत अब करना छोड़ दी थी। मुझे तो यही लगा कि राजीव मेरी मजबूरी देखकर मेरा एहसास कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। चंद माह पहले की बात है। मेरा भाई जब बहुत चुपचाप रहने लगा था और सिगरेट भी बहुत ज़्यादा पीने लगा था। सिगरेट वो तब भी पीते थे, लेकिन कभी कभी, लेकिन अब तो वो हर रोज़ सिगरेट पीते नजर आते थे। किसी गहरी सोच में डूबे रहते थे। मेरी भाभी का वही रूटीन था, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना, सजना संवरना। वो लापरवाह किस्म की औरत थी, या शायद खुद को ही पसंद करती थी बस। मेरे भाई की उन्हें खास परवाह नहीं थी। मेरे बच्चों का जुड़वा बच्चों वाला हाल था। एक बीमार होता तो दूसरा बीमार पड़ जाता, एक को भूख लगती तो दूसरे को भूख लग जाती। मुझे अपना खाना बनाने के लिए रात को उठकर किचन में जाना पड़ता था। मैं जब कमरे से निकल कर लॉन्च में जाती तो मेरा भाई अपने कमरे की बजाय लॉन्ज में बैठा सिगरेट पी रहा होता। वो किसी गहरी सोच में डूबा रहता था। उन्हें मेरे किचन में आने जाने का पता नहीं चलता, ना ही वापस अपने कमरे में जाने का पता होता था। वो अपनी ही सोच में मगन थे। जब मैं कमरे में गई तो दोनों बच्चे रो रहे थे। राजीव उनकी वजह से उठकर गुस्से में लग रहे थे। मैंने दोनों बच्चों को दूध पिलाया तो बच्चे चुप हो गए। मैंने राजीव से कहा कि भाई आजकल बहुत चुप चुप रहने लगे हैं, सिगरेट भी ज़्यादा पीते हैं, क्या वजह है? राजीव शायद नींद में थे। कहने लगे ऑफिस की टेंशन होगी, ठीक हो जाएगी। यह कहकर लेट कर सो गए। लेकिन भाई ठीक होने के बजाय अपने गम अपने सीने में छुपाए दुनिया से चले गए। और अब मेरी भाभी ने एक नया तमाशा शुरू कर दिया था कि जैसे ही राजीव ऑफिस से घर आते, वो कमरे से निकलकर उनके गले लगकर रोने लगती और चक्कर खाकर बेहोश हो जाती। राजीव उन्हें गोद में उठाकर गाड़ी में बिठाए डॉक्टर के पास लेकर जाते। जब वह वापस आती तो खुश नजर आती। मेरी तो हैरत की इंतहा उस दिन ना रही जिस दिन उनकी इच्छा पूरी हो चुकी थी। लाल रंग का जोड़ा पहने वो फुल मेकअप की कमरे से बाहर निकली थी। फिर रोने लगी, शक्ल बनाकर राजीव से कहने लगी, उनको मैं ऐसी अच्छी लगती थी, कहते थे तुम हमेशा सजी सवरी रहा करो, लेकिन अब वो नहीं रहे। क्या लोग मुझे इस तरह से बना सवरा देखकर जीने देंगे जैसा वो चाहते थे? उनकी बात सुनकर राजीव भी उनकी बात की तारीफ करने लगे। कहने लगे आप रोज ऐसे ही तैयार रहा करें जैसे भाई को अच्छी लगती थी। उनकी गलत बात पर भी मेरी क्या मजाल थी कि मैं राजीव के आगे कुछ कह जाती। अब तो रोज तैयार होने लगी, घंटों राजीव से बातें करती रहती। मुझे अब ये सब देखा नहीं जा रहा था। हर 2-3 दिन बाद वो बेहोशी का ड्रामा करती। अब तो जब राजीव के साथ वापस आती तो हाथ में शॉपिंग बैग भी होते और राजीव मुझसे कहते कि भाभी का दिल बदलने के लिए मैंने उन्हें शॉपिंग करवा दी है, ताकि उन्हें ये लगे कि भाई नहीं है तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। एक बार
तो जो मेरी नज़रों ने देखा मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। रात को मैं बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर बैठी बराबर में देखा तो बिस्तर खाली था। राजीव गायब थे। फीडर बनाने के लिए बाहर गई तो मैंने देखा कि भाभी राजीव के लिपट कर रो रही थी और राजीव उनका सिर सहला रहे थे। मेरी तो जान ही निकल गई। राजीव वापस कमरे में आए तो मुझसे बोले, तुम अभी सोए नहीं? मैं पानी पीने कमरे से बाहर निकला तो मुझे उनके कमरे से रोने की आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मैं उनके पास चला गया, उन्हें तसल्ली दी थी। मैं थोड़ी मुस्कुराई और कहा, आपके यहाँ भाभी को भी सीने से लगाकर तसल्ली दी जाती है क्या? मेरी बात सुनकर वो मुझे घूरने लगे, कहने लगे, तुम छुप छुप कर मुझे देखती हो? क्या समझती हो तुम मुझे? वो मेरी भाभी है, तुम्हारे भाई की बीबी है। मैं उनके छोटे भाई समझकर तसल्ली दे रहा था, लेकिन अगर तुम मुझ पर यूं ही शक करती रही तो हाँ, बस मैं जरूर उनसे शादी कर लूँगा। ये बात सुनकर तो मेरे हवास गुम हो गए। मेरे पास मायका के नाम पर कुछ भी नहीं था। एक भाई था, वो भी भगवान ने छीन लिया। मैं एक चुप्पी साध ली थी। मेरी भाभी तो और भी बेशर्म हो गई थी। अब तो राजीव के साथ बाहर खाना खाने भी चली जाती थी। वो मुझ पर हुक्म भी चलाने लगी थी, लेकिन मैं भी कब तक सब्र का दामन थामे रखती। एक दिन मैंने उन पर चिल्लाने लगी। मैंने कहा कि आपके अंदर शराफत नाम की चीज़ भी है कि नहीं? राजीव के साथ होते हुए आपको शर्म नहीं आती? वो पति है मेरा, लेकिन रात आप उसे रो धोकर अपने कमरे में बुला लेती हैं। उस दिन भी जब मैंने कमरे की खिड़की से देखा तो वो राजीव के सीने से लगकर हंस रही थी। कह रही थी, तुम मुझे बिल्कुल उनकी तरह लगते हो। जब मेरे करीब आते हो तो मुझे लगता है कि वो मेरे पास हैं। प्लीज़ राजीव, मेरे पास से उठकर मत जाओ। और मेरा पति उसका सर सहला रहे थे। कहने लगे, आप क्यों हर वक्त भाई को याद करती रहती हैं? इस तरह तो बीमार पड़ जाएंगी। मैं एक औरत होने के नाते कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? जिस मोहब्बत पर मेरा हक था वह राजीव से मेरी भाभी आंसू बहाकर हासिल कर रही थी। वो मेरी बात सुनकर ठहाके लगाकर हंसने लगी। कहने लगी, जाकर पहले अपनी शक्ल आईने में देखो और फिर राजीव को देखो। तुम उसके साथ कहाँ जचती हो? तुम उसकी बीवी कम नौकरानी ज़्यादा लगती हो। मुझे उनकी बात सुनकर अफसोस हुआ। मैंने कहा, तो फिर आपने मेरे लिए क्यों पसंद किया? इंसान देखने में जैसा भी हो, लेकिन नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई थी। वो इस बात पर भी हंसने लगी। कहने लगी, मैंने जानबूझकर तुम्हारे लिए राजीव को पसंद किया था। मैं जानती थी कि तुम और राजीव के हिसाब से अच्छी नहीं हो। असल में मुझे तुम्हारे लिए राजीव जैसा लड़का ही चाहिए था, ताकि वो तुम्हारे बजाय मुझे देखने पर ध्यान दे, मेरी तारीफ़ें करे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं कितनी सुंदर थी, लेकिन मेरे माता पिता ने तुम्हारे भाई की सिर्फ शराफत देकर एक मामूली शक्ल सूरत वाले शख्स से मेरी शादी करवा दी थी। मैं जब विदा होकर इस घर में आई तो मेरी पहली बार मैंने तुम्हें देखा था, तो मैंने तुम्हें तभी सोच लिया था कि तुम्हारे लिए लड़का मैं ढूंढूंगी जो तुम्हारे भाई से बिल्कुल अलग हो। मैंने तुम्हारे भाई को पहले ही मना लिया था कि तुम्हारी इकलौती बहन है, तो जिस लड़के के माता पिता ना हो उस लड़के को हम अपने साथ ही रख लेंगे। तो पहली नज़र में राजीव पर अपना दिल हार बैठी थी। तुम्हारे भाई के कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही शख्स था, वो था राजीव। राजीव को मैं पहले से जानती थी। तुम्हारा भाई मेरे रूप की तारीफ बहुत करते थे, लेकिन मुझे कभी उनकी जवान से अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती थी। मैं तो रोज़ राजीव के लिए सस्ती संवरती थी। वो मुझे तुम्हारी भाभी समझता था, इज्जत भी करता था, लेकिन एक ही तकलीफ होती थी मुझे राजीव से, कि वो मुझसे दूर दूर रहता था, मुझे देखता ही नहीं था। शायद इसलिए कि मैं उसकी बीवी की भाभी थी। लेकिन राजीव की ये आदत मेरी जान जलाकर रख देती थी। लेकिन मुझे ना पति की परवाह थी ना तुम्हारी। मैं सुंदर रूप की मल्लिका हूँ। मुझे हैंडसम आदमी चाहिए था, और राजीव मेरे सोच पर पूरा खरा उतरा। तुम्हारे भाई को बच्चे अच्छे लगते थे, लेकिन मुझे अपनी फिटनेस प्यारी थी। मैं कोई बांझ नहीं हूँ, ना ही तुम्हारे भाई में कोई ऐसी कमी थी। मैंने खुद ही बच्चों का झंझट नहीं पाला, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई से दूर रहने के और राजीव से करीब होने के बहाने ढूंढती थी। मैं धीरे धीरे राजीव से बातें करने लगी।
उसके साथ वक्त गुजरने लगा। तुम्हारे भाई को यही लगता कि मैं राजीव का ख्याल रख रही हूँ ताकि उसे माँ की कमी महसूस ना हो। जब भी राजीव ऑफिस से वापस आता मैं तैयार होकर उसके सामने आती। फिर मैं राजीव से खुद पूछती कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मुझे देखे और मेरी तारीफ करे। हेलो दोस्तों, कहानी के बीच में मैं आपसे 1 मिनट के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैंने अपना नया चैनल बनाया है, प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कोई भी सुधार अगर आप मेरी स्टोरी में चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उसे ज़रूर उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ दोस्तों मेरा सपोर्ट करें। आगे कहानी में देखते हैं। वो मुझे देखकर मेरी तारीफ कर देता तो मैं हवा में उड़ती फिरती थी। अगर तुम मुझसे ज़्यादा सुंदर होती तो वो तुम्हारी तरफ खो जाता और ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे शादी के बाद मुझसे शिकायत की थी कि मैं उसके लिए तुम्हें क्यों पसंद किया। कहने लगा भाभी कोई अपने जैसी लड़की ढूंढ लेती। यह सुनकर तो मेरा दिल ही झूम उठा। तुम्हें मैं हर वक्त इसलिए किचन में उलझाए रखती थी ताकि तुम कभी भी राजीव के दिल में घर ना कर सको। वक्त यूं ही गुजर रहा था, लेकिन तुम्हारे भाई को मुझ पर शक हो गया। उन्होंने मुझसे मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये गम दिल में लगा लिया। वो मेरी आंखों में राजीव के लिए मोहब्बत देख चुके थे। मैं उनसे राजीव के लिए मोहब्बत का इजहार भी कर चुकी थी। ये भी कह चुकी थी कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उनके साथ मजबूरन ज़िंदगी गुजार रही हूँ। उसके बाद ये तुम्हारे भाई कमरे के बजाय लॉन्च में सोने लगे थे, चुप-चुप रहने लगे थे। शायद इनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मेरी उनसे जल्दी जान छूट गई और राजीव की सारी हमदर्दियाँ मेरे साथ हैं। वो दिन दूर नहीं जब राजीव मुझसे शादी करके तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकालेंगे। मेरी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई। अपनी भाभी के गंदे इरादे सुन रही थी जब वो बाहर का दरवाजा खुला देखा। राजीव बड़े गुस्से से अंदर आ गए और एक जोरदार तमाचा मेरी भाभी के मुंह पर मारकर कहने लगे, मैं आपको अपनी बड़ी बहन समझता था और आप ऐसी घटिया सोच रखती हैं। मेरे बाप जैसे भाई को तुमने मौत के घाट उतार दिया। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाए, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जिस गुस्सैल अंदाज में राजीव बोल रहे थे, लग रहा था कि वह भाभी की सारी बातें सुन चुके थे। मैं दिल में अपने भगवान को शुक्रिया अदा किया, क्योंकि मेरी बात पर तो शायद ही कभी राजीव भरोसा करते। मेरी भाभी की सच्चाई राजीव के सामने खुल चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से चली गई। राजीव मुझसे नज़रें झुकाकर कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो रोशनी, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने कभी तुम पर भरोसा नहीं किया, कभी तुम्हारी मजबूरी नहीं समझी। रिश्तों की खूबसूरती इसी में है, जो भी रिश्ते हमारा भगवान ने दूसरों के साथ बनाया है उसे उसी नज़र से देखा और गुजारा जाए। उसी में सबकी भलाई होती है। उसके बाद हमेशा मैं उनका हर तरह से ख्याल रखने लगी और वो भी मुझे बहुत पसंद करने लगे। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी अगर सुधार आप मेरे कहानी में चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।